हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स बेसिकली लाइट का नेचर हमको पढ़ना है। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है आपकी। लाइट कैसी है आपकी? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। विजिबल रीजन का की हमें स्टडी करनी है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है वेव नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर हम लोग स्टडी कर चुके हैं, जैसे डुअल नेचर मैंने आप लोगों को पढ़ाया, उसमें आपको बताया कि कैसे कैसे स्टडीज आई। सबसे पहले न्यूटन की कर्पस्कुलर थियरी आई। कर्पस्कुलर थियरी क्या बताई कि आपका लाइट जो है वो कर्पस्क्यूल से मिलकर बनी है, जो कि जब डेंसर मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, रेयर मीडियम में कम होती है। रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया कि अगर कोई कर्पस्क्यूल पार्टिकल कर्पस्क्यूल को अट्रैक्ट करता है तो वो क्या करेगा, तो मीडियम के से पास होगा, और जो आपका रिफ्लेक्ट करेगा, रिपेल करेगा, वो क्या होगा, रिपेल होगा। ठीक है, तो उसको कैसे कहा गया, रिफ्लेक्शन कहा गया। ठीक, तो बेसिकली जैसे अब वेव आप लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पहले तो उसमें वेव को हमें रिवाइज करना है कि वेव क्या होती है। अगर आप बेसिकली याद करें 11वीं में वेव की इक्वेशन आपको पढ़ाई गई थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, ये पूरी चीज़ क्या कहलाती है बेटा, फेज। ये पूरी चीज़ क्या कहलाती है, फेज। ठीक, तो अब कोई वेव है तो वेव बेसिकली बना होता है पार्टिकल के एसएचएम से। ठीक है, तो जैसे मान लिया कोई वेव हमने कोई सोर्स कंसीडर कर लिया, जिसका जो क्या है वेव दे रही है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या दे रही है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर इक्वल डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल इस वेव का यहाँ कंसीडर करें तो उसका फेज क्या होगा, मान लो ये x1 डिस्टेंस पे, तो क्या हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स1 सॉरी माइनस के एक्स1 प्लस फाइव लिखा जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ऐसे कोई इधर x1 डिस्टेंस, तो इसको क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स1 प्लस फाइव। ऐसे x डिस्टेंस पे इधर देखें तो उसको भी क्या लिखा जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स1। आपका हर डायरेक्शन में ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स1 प्लस फाइव। ऐसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स1 प्लस फाइव। बेटा क्या है, ये सारे पार्टिकल जो हैं वो क्या, उनका फेज सेम है। अगर आप ध्यान से देखें के एक्स1 सब में आ रहा है, सबका फेज क्या है, सेम। ठीक, तो इसमें वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हमको पढ़ना है वेव फ्रंट के बारे में। तो क्या कहा गया, ये सारे ऐसे पार्टिकल हैं जिनका क्या है, फेज सेम है। ठीक, तो वेव फ्रंट क्या होता है, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। कंटिन्यूअस लोकस ऑफ द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। जैसे हमने दिखाया कि ये पार्टिकल सबका फेज कैसा है, सेम है। अगर इन सबको मिलाया जाए तो बेटा क्या बनेगा, एक स्फेयर। अगर पॉइंट सोर्स ले लिया जाए तो कैसा बन जाएगा, स्फेयर। स्फेयर पे जितने भी पार्टिकल लाई कर रहे होंगे सबका फेज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आप नोट कर लीजिएगा, वेव फ्रंट क्या है, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ठीक है, ये वेव की इक्वेशन है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब देखिए सबको x1 दूरी पे कहा गया, तो कैसा हो गया आपका, ये सब सारे क्या है, सबका फेज क्या है, कांस्टेंट। तो ये इसका जो लोकस मिला के क्या बना है, एक स्फीयर, जिसको हमने क्या कहा, वेव फ्रंट। तो अगर वेव फ्रंट को बेसिकली हम कहें पॉइंट सोर्स के लिए तो कैसा आएगा, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, जैसा कि वेव फ्रंट को हमने डिफाइन किया, वेव फ्रंट क्या होगा, कंटिन्यूअस लोकस ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। अब देखिए बेटा, अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो इसके अराउंड अगर कांस्टेंट डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पे हमको पार्टिकल खोजना है, तो वो जब हम क्या बनाएंगे, एक स्फीयर बनाएंगे तभी तो मिलेगा। तो कंसेंट्रिक स्फीयर्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके वेव फ्रंट। ठीक है, क्या कहलाएंगे, वेव फ्रंट। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो कैसा होगा, कंसेंट्रिक स्फीयर्स।
जो वेव फ्रंट का शेप हो जाएगा कंसेंट्रिक स्फीयर। ऐसे अगर कहूँ कोई लीनियर सोर्स है आपका, तो इससे अगर हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे पार्टिकल ढूंढना, तो क्या ढूंढना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, सिलेंडर। तो इसके लिए कैसा हो जाएगा, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हो जाएंगे आपके वेव फ्रंट। कैसे हो जाएंगे, कंसेंट्रिक सिलेंडर। क्योंकि देखिए पार्टिकल अगर देखेंगे सेम डिस्टेंस है, हर पॉइंट पे आप देखेंगे सेम डिस्टेंस पे आपको पार्टिकल मिलेगा, तो उनके लोकस से क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर। तो इसको हम क्या कहेंगे, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर आपका लीनियर सोर्स है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल। अगर ऐसे बहुत डिस्टेंस सोर्स है, इनफाइनाइट पे कोई सोर्स रखा है, तो उससे लाइट जो आएगी आपको, जैसे सन से जो लाइट आती है आपको कैसी दिखाई पड़ती है, प्लेनर दिखाई पड़ती है। तो कैसा वेव फ्रंट हो जाएगा, प्लेन। अगर सोर्स एट इन्फिनिटी कहा जाए तो वेव फ्रंट का शेप क्या हो जाएगा, प्लेन। ठीक है। अब जैसा कि देखा हम लोगों ने वेव फ्रंट को समझ गए, तो वेव फ्रंट में सबसे पहले हमने देखा कि पॉइंट सोर्स के लिए आपके कंसेंट्रिक स्फीयर्स बन रहे हैं वेव फ्रंट। ठीक, ये हमारा पॉइंट सोर्स था, इससे हमारे कैसे बन रहे हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ये है वेव फ्रंट। तो दो वेव फ्रंट के बेसिकली, अगर दो वेव फ्रंट के बारे में हमको पूरी कहानी पढ़नी है, तो देखिए एक वेव फ्रंट ये हो गया, दूसरा वेव फ्रंट आपका कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का बेसिकली अगर आप ध्यान रखें, एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट पे जाने के लिए वहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और टाइम, ये क्या होगा आपका सेम। फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ सब कुछ क्या होगा आपका सेम। अगर आपका पार्टिकल एक मीडियम से एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, यहाँ देखिए एयर ही है, तो सेम मीडियम में अगर चल रहा है तो फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, टाइम और वेवलेंथ सारी चीज़ें क्या होगी, सेम। बेसिकली हर जगह पे एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक लाइट को पहुंचने में टाइम सेम लगता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या होगा, हर पार्टिकल का टाइम क्या होगा, सेम, चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे। बेसिकली एक वेव फ्रंट के बाद दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में लाइट का जो टाइम होता है वो क्या होता है आपका, सेम। ठीक है, तो ये है हमारा वेव। अब इसके बाद कौन आया, हाइगन साहब। हाइगन साहब ने क्या किया, वेव को कायदे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, देखिए क्या कहता है हाइगन प्रिंसिपल, कि ऑल पॉइंट्स on given wavefront act as fresh source for new disturbance, and these particles called secondary wavelets which emanates in all direction with speed of light। ठीक, मीन्स क्या, जैसे मान लिया कोई आपका सोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई सोर्स है तो सोर्स से क्या होगा, आपने एक वेव फ्रंट देखा, तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक वेव फ्रंट जब बना तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अभी देखा आपने जो पार्टिकल्स कैसे वह है, सेम फेज में है, सारे पार्टिकल्स क्या हैं आपके, सेम फेज में। ठीक, तो इन पार्टिकल को क्या कहा गया, सेकेंडरी वेवलेट्स। जो ये पार्टिकल हैं वो क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सभी डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। ये आपका मान लिया यहाँ पे सोर्स था कोई, ठीक है, सोर्स था, सोर्स से आपने क्या निकला, ये वेव फ्रंट निकला। तो पहले वेव फ्रंट पे जितने भी पार्टिकल होंगे वह अगले वाले वेव फ्रंट के लिए क्या बनेंगे, फ्रेश सोर्स। आप ऐसे मान के चलिए, अगर एक बल्ब है तो अपने चारों तरफ बल्ब क्रिएट करता है, क्या करता है, छोटे छोटे बल्ब क्रिएट करता है। वो बल्ब अगले वाले के लिए क्या होते हैं, एज ए सोर्स ऐड करते हैं। ठीक है, और इनसे एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। कहाँ चलती है एनर्जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है। ठीक, तो जो ये पार्टिकल्स होंगे इनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट। ठीक, ये हर डायरेक्शन में चल रहे होंगे एनर्जी को लेके आगे।
दूसरा कहता है कि सरफेस टचिंग टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सेकंड क्या कहा गया, सरफेस टचिंग टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन gives new wave front। इन्होंने कहा कि जो ये वेवलेट्स हैं इनके टेंजेंशियली अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक हम ऐसे सरफेस ड्रा करें तो ये क्या देगा, नया वेव फ्रंट। ये कैसा देगा, नया वेव फ्रंट। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस में चले गए तो वेव फ्रंट आपको कैसे दिखने लगता है, प्लेन। किसी भी पार्टिकल से अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगे तो थोड़ी देर बाद आपका वेव फ्रंट कैसा हो जाता है, प्लेन। लाइट ऐसे चल रही है तो वेव फ्रंट प्लेन हो जाएगा। लेकिन इस पार्टिकल को भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम उतना ही लगेगा, इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम उतना लगेगा, इस पार्टिकल को भी इतने वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में टाइम उतना ही लगेगा। तो बेसिकली जो मेन थीम है हाइगन प्रिंसिपल में कि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक लाइट को चलने में सेम टाइम लगता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि प्रूव किया गया है, ठीक। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए ऑन बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल या वेव थ्योरी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया गया। रिफ्लेक्शन ऑन बेसिस ऑफ वेव थ्योरी या कह सकते हैं हाइगन्स थ्योरी। ठीक, अब क्या ले लेते हैं बेटा, लेट अस कंसीडर a plane wave front AB incident on mirror x dash and reflected wave front A dash B dash is formed। ठीक, अब क्या हुआ बेटा, देखिए हमने क्या ले लिया है, प्लेन मिरर ले रखा है। ये मान लीजिए x है, ये x डैश। यहाँ पे एक वेव फ्रंट आया ऐसे, ये प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट हुआ, ठीक। तो प्लेन वेव फ्रंट जब इंसिडेंट हुआ तो यहाँ से क्या होगा, हर पॉइंट पे वेव फ्रंट पे हमेशा रे कैसे आएंगी, नॉर्मली। वेव फ्रंट के कैसे रे आएगी, नॉर्मल। हर पॉइंट पे वेव फ्रंट के नॉर्मल रे आएगी ऐसे, ठीक। ऐसे हर पॉइंट पे वेव फ्रंट से रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। अब देखिए यहाँ पे हर जगह पे हमने नॉर्मल बनाया, ठीक। ये एंगल क्या होगा, आई। जब ये एंगल आई है तो इसका और इसका सब 90 और इसका भी सब 90, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई। ये आपका क्या है, ए बी वेव फ्रंट, ठीक। ये रेज आ रही हैं, रेज हमेशा नॉर्मल टू वेव फ्रंट होती हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन के बाद रेज सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगी, ये सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट होके जा रही हैं। जिस एंगल पे आई है रेज, उसी एंगल पे यहाँ से इससे एंगल आई बना के रेज ऐसे जाएगी, ऐसे जो ये रे आई यहाँ से ये भी रे इस तरह से ऐसे निकली, ठीक है। और आपका एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यहाँ से देखिए, चूंकि ये डिस्टेंस, क्योंकि टाइम सेम है, क्योंकि एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक पहुँचने में टाइम लाइट को सेम लगती है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस का आर्क यहाँ पे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो आर्क कट किया तो कुछ ऐसे आएगा और इसको हम ज्वाइन कर दें यहाँ से। ये आर्क को हमने कट किया, ये बन गई ए डैश बी डैश। नया वेव फ्रंट क्या बना, ए डैश बी डैश। अब देखिए आपका इस नॉर्मल के साथ
ये एंगल क्या बना आर, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आर। ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर है तो यहाँ आर हो गया। ये एंगल क्या है आपका आई है, ये एंगल क्या है आर। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, ये अगर हम प्रूव कर ले जाएं तो हमारा ये सही आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, क्या होगा, जितना टाइम ए से बी डैश जाने में लगा है उतना टाइम बी से ए डैश लगेगा। टाइम टू रीच ए टू बी डैश इज सेम एज बी टू ए डैश। ठीक है, इसका मतलब अगर हम ए बी डैश को निकालें तो इसको क्या लिखा जाएगा, सी इंटू टी। सिमिलरली आप बी ए डैश को लिखेंगे तो वो भी क्या होगा, सी इंटू टी, क्योंकि सी है स्पीड ऑफ लाइट और जाने का टाइम दोनों के लिए क्या होगा, सेम, क्योंकि ये हाइगन प्रिंसिपल यही कहती है। ठीक, अब देखिए, यानी हमारा बी ए डैश इक्वल टू ए बी डैश ये हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी बी डैश एंड ट्रायंगल ए डैश बी, ए बी बी डैश और ए डैश बी को लिया। तो देखिए क्या है, एंगल बी ए बी डैश इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश बी। यहाँ पे क्या है, ईच 90, क्योंकि वेव फ्रंट की प्रॉपर्टीज है, लाइट कैसे आती है हर जगह नॉर्मली, यहाँ से भी नॉर्मली निकलेगी। ठीक, और क्या हो गया, बी बी डैश इक्वल टू बी बी डैश, ये क्या है, कॉमन है। और ऊपर से अगर अब हम ध्यान से देखें, ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश बाई हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल से सेम हो गया। इट मीन्स हमारा क्या हो गया, ये देखिए राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड बाय आरएचएस कन्वेंसी। अगर हम कहें कैसे, बाय आरएचएस कन्वेंसी, बाय आरएचएस कन्वेंसी ट्रायंगल ए डैश बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डैश बी। तो बाय सीपीसीटी एंगल ए बी डैश इक्वल टू एंगल ए डैश बी, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा प्रूव हो गया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर विच इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर लिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आया बेटा, नोट कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। समझिए क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देना है। ठीक, क्योंकि टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने का जो होगा वही टाइम यहाँ से यहाँ का होगा, वही टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का होगा। एक रे का अगर कोई रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने का टाइम सेम होता है, ये कहता है हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा देखिए अब, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपका, इनको पढ़ लीजिएगा। यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी कहीं का एग्जाम हो, आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। अब दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन देखिए ध्यान से, रिफ्रैक्शन क्या होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। लेट अ प्लेन वेव फ्रंट AB travels from medium 1 from air, लिखो air to medium of refractive index n। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का बेसिकली लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ। अगर हम साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू एन प्रूव कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन प्रूव हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा एक मीडियम है, ये कैसा है, रेयर मीडियम, और ये कैसा है आपका, डेंसर मीडियम। ठीक, अब देखिए हमने क्या कर लिया, एक प्लेन वेव फ्रंट ले लिया AB। हमने कैसा लिया, एक प्लेन वेव फ्रंट AB।
तो वेव फ्रंट पे हर जगह रेज कैसे आती हैं बेटा, नॉर्मल। जब रे यहाँ से यहाँ पहुँची, मान लो ए टू, ए भी ले लिया, इसको मान लेते हैं ए डैश, ठीक है, कैसा मान लिया, चलो बी डैश लेते हैं, इसको लीजिए बी डैश, ठीक, ए टू बी डैश पहुँची रे, ठीक है। उसी समय एक रे यहाँ पे जो नॉर्मल इंसिडेंट हुई होगी, देखिए पूरे वेव फ्रंट पे हर जगह रेज नॉर्मली इंसिडेंट होगी, इस पॉइंट पे जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी वो क्या जा रही है, दूसरी मीडियम में जा रही है, डेंसर में। तो डेंसर में जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, घट जाती है। और यहाँ पे नॉर्मल बनाए, ये एंगल आपका क्या हो गया बेटा, आई, ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि इसका सम 90 तो इसका सम 90, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो अब जा रहे हैं कहाँ से, हम जा रहे हैं डेंसर से, रेयर से डेंसर, तो रे किधर सीधी जाने के बजाय टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई यार, ठीक। अब आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्लो, ठीक, तो यहाँ पे जितने समय में यहाँ से यहाँ पहुँचेगी उतने समय यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर पाएगी, इतनी पूरी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है। तो इसलिए लाइट मान लो कहीं यहाँ तक पहुँची, यहाँ पे हमने एक आर्क मार्क कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निकाला, टाइम अगर सेम ले तो यहाँ पे v इंटू टी इतना डिस्टेंस होगा, ठीक। ऐसे सिमिलरली कोई रे यहाँ नॉर्मल आई, अब कहाँ जा रहे हैं हम, आई है, रेयर से डेंसर, तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे निकलेगी, ठीक। तो अब हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट अगर हम बनाना चाहें तो कैसे होगी, यहाँ से ऐसे चलेगी और ये क्या बन जाएगी, ए डैश बी डैश, ठीक। आपने ध्यान दिया कि आई से ये वाला एंगल आर हो जाएगा छोटा, ठीक। कैसे, देखिए आर कैसे होगा, यहाँ से देखिए, ये रे नॉर्मल आई है, ये एंगल हो गया आई, आई से आर, इसके परपेंडिकुलरली इसको बाहर आना ऐसे, ये इसके परपेंडिकुलर, ये एंगल क्या होगा आर। अब इसका और इसका सम 90 है, इसका सम 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, आर के बराबर हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे एंगल क्या है, आर। अब हमको प्रूव करना है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू एन। तो हेयर बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, द टाइम in which ray reaches A to B dash is same as B to A dash। A से B डैश और B से A डैश में जाने का समय क्या होगा, सेम होगा। अब बेटा यहाँ पे अगर हम निकालें ए बी डैश, तो ए बी डैश क्या हो जाएगा, देखिए ए बी डैश एयर में चल रही है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट c है इंटू टी, और बी ए डैश क्या हो जाएगा, v इंटू टी, क्योंकि ये मीडियम दूसरा है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, बदल जाएगी, तो हो गया v इंटू टी। अब देखें इन ट्रायंगल ए बी बी डैश साइन आई, साइन आई है, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या आया बेटा, ए बी, हाइपोटेनियस बी बी डैश, ये हो गया 1। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश बी साइन आर इक्वल टू, देखिए क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी ए डैश, ये आर के सामने क्या है, बी ए डैश, बी ए डैश अपॉन ये हो गया ए बी डैश, बी ए डैश अपॉन बी बी डैश। क्या करेंगे, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, क्या करिए, डिवाइड 1/2, ये 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, देखिए क्या हो गया, ए बी डैश बाई बी ए डैश। ए बी डैश देखिए क्या है, सी इंटू टी, ये है बी इंटू टी, बी बी कट गया, और सी बाई बी अगर आपने ध्यान दिया हो, याद हो तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट, यानी हमको मिल गया साइन आई बाई साइन आर दैट इज एन, विच इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, विच इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ को भी हमने हाइगन प्रिंसिपल से दिखा दिया, प्रूव हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा
जो हाइगन प्रिंसिपल उससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक्सप्लेन हुआ। जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी तो यहाँ पे जो वेव आर है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। वेव फ्रंट का शेप इस तरह से आएगा। कई बार ये IIT में आप पूछा आ चुका है कि यहाँ पे इस तरह से वेव फ्रंट आई, इससे एंगल आई दिया, बाद में पूछा कि ये एंगल रिड्यूस होगा कि बढ़ेगी, तो एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस अगर स्पीड घट रही है तो। अगर स्पीड बढ़ रही होगी डेंसर से रेयर जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम शेप ऑफ वेव फ्रंट देखेंगे। अगर लाइट पास करे प्रिज्म से, ठीक है, और हम उसके सामने रख दें लेंस के सामने, मिरर के सामने, तो कैसी होगी वेव फ्रंट का शेप। तो क्या है हेडिंग बेटा, शेप ऑफ प्लेन वेव फ्रंट व्हेन पास थ्रू, ठीक है। अगर प्लेन वेव फ्रंट पास करता है, पहला क्या है हमारा, इसमें इसका फर्स्ट टॉपिक मान लिया क्या है आपका, प्रिज्म है। कैसा है, प्रिज्म। अगर कोई एक प्रिज्म था आपका ऐसे, ये मान लीजिए, इसके सामने हमने क्या किया, इसके यहाँ से प्लेन से हमने क्या किया, एक वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया, AB वेव फ्रंट, ठीक है। AB वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया तो रेज कैसे जाएंगे बेटा, नॉर्मल, इससे रेज नॉर्मली निकली, ठीक है। एक नॉर्मल रेज ये गई, एक नॉर्मल रे हमने बनाया इसके ऐसे, ठीक। तो ये वाली रे आपकी ऐसे जाके बाहर निकली इधर, ठीक। ये वाली रे यहाँ से कॉर्नर से बेंड होने के बाद ऐसे निकलेगी, ठीक। एक रे यहाँ पे आपका ऐसे गई, यहाँ पे बनाया आपने, रेयर से डेंसर इधर जा रही है, फिर डेंसर से रेयर इधर आपका ऐसे बाहर निकल रही है, ठीक। तो देखिए, जितना टाइम रे को यहाँ से यहाँ जाने लगेगा, वहाँ से उतना सा यहाँ, तो जितना डिस्टेंस ये है उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका एक वेव फ्रंट बनेगा ऐसे, ये A डैश B डैश, ये AB, ठीक है। तो ये वेव फ्रंट होगा, मान लिया हम नाम दे लें इसको A, इसको कह लें X, ये तो B to B डैश है, इसको Y कह दें, इसको Z कह दें, इसको हम M कह लेते हैं, इसको N कह लेते हैं, ठीक। तो देखिए, यहाँ पे आपका ये वेव फ्रंट AB है, ये इसकी क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है प्रिज्म से पास होने के बाद। अब यहाँ अगर हम टाइम निकालना चाहें तो टाइम यहाँ पे क्या हो, देखो AX प्लस XA डैश बाई C, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है C, ये बराबर होगी किसकी, हाइगन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग T बराबर AX प्लस XA डैश, ये डिस्टेंस चलिए किस स्पीड से C, यही बराबर होना चाहिए MY प्लस ZN बाई C प्लस YZ बाई B, क्योंकि प्रिज्म में B से चलेगी। यही टाइम बराबर होगा BB डैश बाई B, ठीक है। प्रिज्म के अंदर चला, देखिए अलग अलग स्पीड से चला, लेकिन ये टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम, यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम, और यहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम क्या होगा, सेम, क्योंकि इसी की रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ये प्रिज्म से पास हुआ तब शेप आया, ठीक। अब यही अगर मैं ले लूँ लेंस के सामने, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर रेज को इंसिडेंट कराया जाए, कॉन्वेक्स लेंस के सामने देखिए इंसिडेंट होगी तब क्या होगा, ठीक है। ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। कॉन्वेक्स लेंस के सामने जब इंसिडेंट कराएं, देखिए ये इसके सामने मान लिया हमने प्लेन वेव फ्रंट रख दिया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए रेज जब आएंगी नॉर्मली तो ये कन्वर्ट होकर कहाँ मिलेंगी, जो पैरेलल रे इसके परपेंडिकुलरली आएंगे वो कहाँ मिलेगी, फोकस पे। जितनी भी लेके आएंगे सारी कहाँ मिलती दिखाई पड़ेंगी, फोकस पे। तो आपका वेव फ्रंट जो आपने देखो कि पहले हम नॉर्मल बना लेंगे, पहले रेज बनाएंगे फिर वेव फ्रंट बनाएंगे, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे सेम डिस्टेंस पर अगर बनाना, ये हो गया हमारा इमेज, तो इसके लिए जो हमारा शेप ऑफ वेव फ्रंट होगा वो कैसे आएगा, ऐसे बेंड शेप का। प्लेन वेव फ्रंट जो AB इंसिडेंट हुआ था उसका A डैश B डैश
जो होगा वो किस शेप का हो गया, केव शेप का। वो कैसे बन गया, इस शेप का, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, सोर्स लगेगा ये है, तो इसके लिए वेव फ्रंट कैसे होगा, स्फेरिकल, क्योंकि यहाँ रे कन्वर्ज होकर पॉइंट सोर्स बन गई, तो पॉइंट सोर्स से कैसी होगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो इसके लिए यहाँ पे वेव फ्रंट जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा उसका शेप कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल। ठीक है, तो इस तरह से है। ठीक है, ऐसे अगर हम दूसरा लें, ये तो मिरर, अगर मान लिया मिरर हो, कॉनकेव मिरर के सामने हम प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट कराते हैं, फिर क्या होगा। ये मान लिया हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक, कॉनकेव मिरर के सामने हमने क्या लिया, एक प्लेन वेव फ्रंट। तो रेज ऐसे जाने के बाद कहाँ मिलेंगी, फोकस पे। इससे नॉर्मली जो रे आएगी वो कहाँ मिलेगी, फोकस पे रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, एक रे ऐसे गई वो सीधी चली जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आपका वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, कर्व, क्योंकि इसके लिए ये सोर्स माना जाएगा। तो ये ए डैश बी डैश आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से आपकी वेव फ्रंट कैसी हो जाएगी, इससे। ठीक, तो ये है आपका हाइगन प्रिंसिपल से रिलेटेड जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अब दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की पढ़ाई के लिए। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक बेटा, आपने देख लिया दो वेव, आपको वेव के बारे में मैंने बताया कि वेव क्या होती है, y = a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइव, चाहे ये लिखा हो चाहे प्लस के एक्स प्लस फाइव। यहाँ पे ये चीज़ क्या है, फेज। अब अगर कहीं पे दो पार्टिकल है, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे एक SHM y = a sin ओमेगा t माइनस के एक्स सोर्स है, इसने अपना एक SHM दिया, वो क्या है, y = a sin ओमेगा t माइनस के x1 प्लस फाइव है। ठीक, दूसरा यहाँ से दूसरे सोर्स से हमने एक SHM लिया, a sin ओमेगा t माइनस के x2 प्लस फाइव। ये दो पार्टिकल्स हैं, क्या है, दो वेव से हमने दो पार्टिकल को आपस में मिलाया। ठीक है, फिर हमने देखेंगे इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस अगर देखना चाहें तो बेटा वो होगा डेल्टा फाइव। वो क्या होगा, डेल्टा फाइव। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालें तो क्या निकलेगा, वो आपका निकलेगा के डेल्टा एक्स, एक्स यहाँ पे के, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के x1 माइनस x2। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा फाइव। ठीक, ये हो गया पाथ डिफरेंस। ये क्या है आपका, फेज डिफरेंस, इसको कहेंगे डेल्टा फाइव। तो डेल्टा फाइव क्या होगा, के इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पाथ डिफरेंस, मतलब जो लाइट ये है, ये वाला रास्ता और इस वाले रास्ते का डिफरेंस, इन दोनों, ये मान लो x1 डिस्टेंस है, ये क्या x2, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, पाथ डिफरेंस। तो वो हो गया डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस जो होगा, के की वैल्यू होती है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लर्न रखेंगे। ये क्या है आपका फेज डिफरेंस। अब बात आई कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे सोर्सेज जो सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की लाइट इमिट करें। ठीक है, और वो कैसे होने चाहिए, उनका फेज डिफरेंस बहुत स्मॉल होना चाहिए या सेम होना चाहिए। क्या है, टू सोर्सेज प्रोड्यूसिंग वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ। ठीक है, ठीक है, और उनका क्या हो, फेज डिफरेंस स्मॉल हो। ठीक, वो क्या कहलाएगा, कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक, तो कोहेरेंट सोर्सेज देखिए, दो SHM, दो वेव ऐसी लेनी है जो क्या, जिनका फेज डिफरेंस बहुत स्मॉल हो और सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की वेव प्रोड्यूस कर रहे हों। तो देखिए कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं, टू सोर्सेज प्रोड्यूसिंग वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ एंड हैविंग कांस्टेंट आर सेम फेज, सेम कांस्टेंट फेज आर हैविंग कांस्टेंट फेज। ठीक है, लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, कोहेरेंट सोर्सेज। अब कभी भी अगर आप दो बल्ब कितने भी आइडेंटिकल ले जाएं, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको प्रोड्यूस करके नहीं देंगे। ठीक है, ये पक्का है।
कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि वेव क्या होता है, बेसिकली लाइट चलती है ना एनर्जी देके, तो एनर्जी पार्ट क्या करता है, पार्टिकल्स को देता है, तो पार्टिकल आपको फिर दिखाई पड़ते हैं, लाइट जो दिखाई वो पार्टिकल की वजह से दिखाई पड़ता है, पार्टिकल एक्साइट होता है ना। अब वो सेम एनर्जी हर बार पार्टिकल को देगा नहीं एक्साइट होने के लिए, हर एक बल्ब से अलग अलग एनर्जी पार्टिकल एक्साइट होंगे ऐसे चमके, ठीक है। तो इसलिए कभी भी दो सेम सोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। टू सिमिलर सोर्सेस कैन नॉट कोहेरेंट, क्या होगा, दे मस्ट प्रोड्यूस बाई सिंगल सोर्स। हमेशा कोहेरेंट सोर्सेज जो प्रोड्यूस किए जाएंगे सिंगल सोर्स से, कैसे, बाय मीन ऑफ डिवाइस, जैसे आएगा डबल स्लिट, यंग डबल स्लिट ले लीजिए, ठीक है, आपका फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, ठीक है, एलॉयड मिरर्स है, इनसे हम, ये सारे क्या है, ऐसे डिवाइसेस हैं जिनसे हम कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं। तो अब कंडीशन फॉर कोहेरेंट, ठीक है, दो कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस करने की कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन फॉर टू सोर्सेज टू बी कोहेरेंट। कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस के लिए सिंगल सोर्स लेंगे, उसके सामने हम क्या लगा देंगे, कोई स्लिट, तो यहाँ से जो वेव्स निकलेंगी, अब ये दो सोर्सेज बन गए, ये दोनों क्या होंगे, आपके कोहेरेंट होंगे, ठीक है। पहला क्या है, दे मस्ट प्रोड्यूस बाय सिंगल सोर्स, ठीक। सेकंड क्या है, द सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। सिंगल कलर के सोर्स से हम कोहेरेंट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि अगर आप वाइट लाइट को यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है दोनों लाइट्स जो निकले वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, तो इसलिए यहाँ पे सोर्स हम कैसा यूज करेंगे, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। तो सोर्सेस कैसा होना चाहिए, और तीसरा क्या है, फेज डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, जो दो वेव होनी चाहिए उनके फेज डिफरेंस भी वेरी स्मॉल होंगी। अब चूंकि आगे जाके हमको वेव्स का सुपरपोजिशन पढ़ना है जिससे हमें इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, तो उसमें इंटरफेरेंस के लिए अगर एम्पलीट्यूड भी सेम हो तो और अच्छा आपको जो फ्रिंजेस होंगी वो देखने को मिलेंगी, ठीक। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कैसे आप आप इंटरफेरेंस देख लीजिए। बेसिकली आप कोहेरेंट का मतलब समझें कि दो सोर्सेज जो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट। इसको हम क्या करेंगे, सिंगल सोर्स से ही बनाएंगे बाय यूजिंग स्लिट्स, ठीक है। स्लिट्स क्या होती हैं, एक ऐसे टाइप की एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, प्लेन टाइप की, जिसमें बहुत छोटा सा है, जैसे मान के चलिए आप ब्लेड है, आप ब्लेड दाढ़ी बनाने वाली ब्लेड को एक ब्लेड के ऊपर दूसरी ब्लेड का धार रख दीजिए, तो वो कैसे, उन धार के बीच की जो डिस्टेंस है दैट विल बिहेव लाइक अ स्लिट, वो स्लिट की तरह है। आप कभी चाहें तो डिफ्रैक्शन की वजह से आप फ्रिंजेस भी देख सकते हैं। आप दो ब्लेड्स लीजिए, उनको एक के ऊपर एक रख दीजिएगा, ठीक है, और उसको कवर अप कर दीजिएगा चारों तरफ, मतलब उसके चारों तरफ आप क्या कर लीजिए, वो थर्माकोल लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, दो ब्लेड को धार के ऊपर धार रखिए, फिर उसके पीछे से आप टॉर्च जलाइएगा तो आपको दीवार पे फ्रिंजेस दिखाई पड़ेंगी डार्क रूम में। ऐसा आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक। या फिर आप कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उससे आप लाइट को देखने की कोशिश करिए तो आपको कुछ कलर दिखाई पड़ता है, वो सब किसकी वजह से होता है, फ्रिंजेस की वजह से, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में एक चीज़ और हम लोग पढ़ेंगे, डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। डॉपलर्स इफेक्ट देखिए क्या होता है। बेटा नेक्स्ट, पिछली साल आप पढ़े थे डॉपलर्स इफेक्ट साउंड में, ये जब रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सोर्स ही मूव करता है, ऑब्जर्वर तो जनरली अर्थ पे है तो उसको इनर्शियल फ्रेम माना जाता है, ठीक। तो क्या होता है, रिलेटिव चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स
एंड ऑब्जर्वर। ठीक, बेसिकली क्या होगा इसको हम पढ़ेंगे डेल्टा न्यू, या लिख सकते हैं डेल्टा एफ बाय एफ इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल बाई सी। सी यहाँ पे क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वी रेडियल क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ गैलेक्सीज या सन, जो भी स्टार है वो हमसे दूर जा रहा है या पास आ रहा है। ठीक है, हमसे दूर जा रहा है या पास आ रहा है। अब चूंकि बी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, हम इसको कह सकते हैं डेल्टा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ घटेगा। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, माइनस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा, क्योंकि v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो एफ लैम्डा हम लिख सकते हैं, ऊपर चेंज इन वेवलेंथ हो जाएगा, नीचे आपका ओरिजिनल वेवलेंथ हो जाएगा। अब अगर बेटा कहीं पे कोई सोर्स मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, अगर कोई सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। उस समय फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर कोई आपके पास आ रहा है तो उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। आपकी अगर लाइट सोर्स है, मान लो व्हाइट लाइट का सोर्स है सन है, सन अगर आपके करीब आ रहा है तो करीब आएगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। तो वेवलेंथ जब घटा तो क्या, उसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। उसको क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। एज लैम्डा डिक्रीजेस, अगर आपका वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट। अगर कहीं पे सोर्स मूविंग अवे, जब सोर्स अवे जा रहा होगा उस समय फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। तो वेवलेंथ घटा तो उसको हम क्या कहेंगे, रेड शिफ्ट। लैम्डा डिक्रीजेस, तो जब लैम्डा आपका इंक्रीज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रेड शिफ्ट, और वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो उसे हम कहेंगे ब्लू शिफ्ट। कहीं पे भी अगर कोई सोर्स आपसे दूर से आपके पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगा। दूर जा रहा है तो क्या होगा आपका, क्योंकि एनर्जी क्या होता है बेटा, एच बाय लैम्डा, एनर्जी होता है एच बाय लैम्डा। तो जब पास आएगा तो क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से एनर्जी बढ़ी, तो एनर्जी बढ़ी तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो पास आएगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। तो जब वेवलेंथ घटेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लू शिफ्ट। और जब आपसे दूर जा रहा होगा, ठीक है, आपसे दूर जा रहा होगा तो एनर्जी घटेगी तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट आप ध्यान रखेंगे। जब प्लैनेट कोई स्टार आपसे दूर जा रहा होगा तो वेवलेंथ आपका बढ़ेगी, उसको बोलेंगे रेड शिफ्ट। पास आ रहा होगा तो घटेगी, उसको क्या बोलेंगे, ब्लू शिफ्ट। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और दो वेव का मिलना। इसके बाद आगे उसके हम इंटरफेरेंस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।